क्लास 12 का टॉपिक का बात करते हैं और क्लास 12 का मैथ का अब हम थर्ड चैप्टर की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर जो है वो हमारा क्या है, अवयव यानी कि मैट्रिक्स। अच्छा, सबसे पहले पर्पस क्या होता है मैट्रिक्स को यूज करने का, ये हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्यों हुआ है, किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम मैट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे बहुत सारा डेटा को एनालिसिस करने के लिए या डेटा को चेक करने के लिए, भाई इस सेक्शन पे ये डेटा है, इस सेक्शन पे ये डेटा है, इस सेक्शन पे ये डेटा है, तो इस तरह से डेटा जो है हमें चेक करना पड़ता है। अब डेटा चेक करने के लिए सबसे पहले कैसे डेटा समझ पा रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई क्लास में सेक्शन ए हो गया है ना, कोई क्लास में सेक्शन ए में मान लो ये पर्सन क्या नाम है, मान राहुल है, उसका जो प्राइस है या उसका जो सैलरी है, किस डेट से स्टार्ट हुआ, वो सब कुछ एक लाइन पे लिखा रहता है, एक रिज्यूम टाइप का या एक समझ लो डेटा एंट्री टाइप का एक एक करके डेटा लिखा रहता है। ऐसे ही डेटा को क्या करता है, मैनेज करने के काम आता है मैट्रिक्स। अब सबसे पहले मैट्रिक्स की हम छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, मैट्रिक्स किस फॉर्म में होती है, किस टाइप से होती है। तो ए एम एन ये क्या है, संख्याओं अथवा फलनों का आयताकार, क्या एक आयताकार होता है जो कि क्रम विन्यास को m into n अवयव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, m into n। m into n क्या होता है, m into n यानी कि रोज एंड कॉलम्स, कितने रोज है या कितने कॉलम्स है, ये चीज देखनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज देखनी पड़ती है। जैसे मान लो इसकी कोटि क्या होती है और क्रम क्या चीज होती है। कोटि बोले तो हम लोग क्या कहते हैं, कोटि बोले तो क्या, उसका बेस, उसका पावर कितनी है, कि मान लो कि मतलब क्वांटिटी ऑफ पावर कितनी है, एक हिसाब से उसका क्रम कितना है, कि क्रम मतलब एक सेक्शन में, दो सेक्शन में, तीन। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसका कि अवयव में क्रम और कोटि कैसे पता करते हैं वो चीजें। तो देखो m और कोटि कैसे पता करते हैं, जैसे मान लो 2 4 और इसके बाद 8 2, कोई भी नंबर ले सकते हो, एनीवन, जैसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर अब इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। ये m और n यही बताते हैं कि स्तंभ कितने हैं, है ना। अब ये चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो कितने काउंट करो से, यहाँ से तो हम सिर्फ रो काउंट करते हैं, क्या काउंट करते हैं, रो। ध्यान है इस बात का, यहाँ से ये रो कितना हो गया 2, यानी रो कितने हैं 1 2। कॉलम कैसे काउंट करते हैं बेटा, ऐसे यहाँ से C1 और C2, यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2, यानी कि कितने बाय कितने की मैट्रिक्स होगी, 2 बाय 2 की मैट्रिक्स होगी सर। यानी कि इसको हम लोग m बोलेंगे और इसको हम लोग इसको n बोलेंगे। ये चीज है कि मतलब पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। इस बात का माइंड में अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि पहले ऐसे हम अगर ऐसे काउंट करेंगे तो रो काउंट करेंगे, अगर ऐसे काउंट करेंगे तो हम कॉलम काउंट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे काउंट करने से कॉलम और ऐसे काउंट करने से रो। ओके, अब बात करते हैं, अगर मान लो मैं एज एन और एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, तो आप मुझे बताइएगा कितने हैं। सपोज ये है, अब ये है, तो सबसे पहले हम लोग चेक कैसे करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। तो ऐसे लाइन में, पूरी लाइन में देखो यही आ रहा है, यानी कि रो है ये R1। इस पूरी लाइन में कितना आ रहा है, रो है ये R2, है ना। हम लोग इस साइड लिख लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हमें यहाँ पर वो वैल्यू लिखनी पड़ती है R1 और R2। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, C1 कॉलम 1, ये पहला कॉलम है 2 और 3, है ना। यहाँ पे दूसरा कॉलम है और यहाँ पर हमारे पास तीसरा कॉलम है। अब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कितने कॉलम है 3। सबसे पहले हम पढ़ते क्या चीज है, पहले हम पढ़ते हैं रो। रो कितनी है R1 R2, यानी कि रो कितनी है हमारे पास 2, और कॉलम कितनी है 1 2 3 इनटू 3, यानी कि इसे हम अच्छा पढ़ते कैसे हैं, पहले पढ़ना भी सीखो कि मैट्रिक्स को पढ़ा कैसे जाता है। पेपर में आ जाता है कि 2/3 की मैट्रिक्स का वैल्यू निकालो, क्या निकालो, वैल्यू। अब जैसे वैल्यू निकालने के लिए 2/3 की मैट्रिक्स बोले तो कैसे, अब देखो m है, इसे हम बाय पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बाय। देखो कैसे पढ़ते हैं, 2/3 की मैट्रिक्स कैसे पढ़ेंगे, 2/3 की मैट्रिक्स। अब 2/3 की मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स का एग्जांपल देख लिया कि कैसे रोज होते हैं, कैसे कॉलम्स होते हैं, कैसे पढ़ा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अवयव के प्रकार की। देखो मैट्रिक्स में पेपर में अवयव के प्रकार से ही कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आगे हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे मेन चीज क्या है, आयताकार अवयव। क्या, आयताकार अवयव जो कि m/n की कोटि
किसकी बाई कोटि है? n बाय n, यानी m इंटू n कोटि का एक ऐसा अवयव है जिसमें m नॉट इक्वल टू, यानी कि m की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू से डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा, इस नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है? जैसे m की वैल्यू मान लो 1 है हमारे पास, सपोज यहाँ वैल्यू 1 है ना, अब m की वैल्यू मान लो बस 2 है, तो ये नॉट इक्वल टू है ना, वैल्यू मैच नहीं है। अगर वैल्यू मैच होती तो क्या होता? इक्वल टू होता। तो यही चीज हमें यहाँ नोट करना है कि अगर आयताकार पढ़ रहे हैं, आयताकार अवयव में क्या होता है, जो रोज होंगी, जो कॉलम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो 2 है, यहाँ पर 3 है, डिफरेंट है, देयर आर डिफरेंट, नॉट इक्वल टू। देन ऐसे ही अगर मान लो 4 है बेटा, तो 4 है तो यहाँ 5 है, तो यहाँ डिफरेंस है, नॉट इक्वल टू। तो देन वी कैन कॉल इसको क्या कह सकते हैं? आयताकार अवयव कह सकते हैं। हम इसे क्या बुलाएंगे? आयताकार अवयव। अब देखो ध्यान से, देयर इज डिफरेंट नंबर ना, a b c d e f, देयर इज डिफरेंट, ऑल इज डिफरेंट एंड आंसर भी इज डिफरेंट। आंसर भी इसका डिफरेंट आएगा, अलग ही अलग आएगा। तो आयताकार अवयव हमें समझ में आ गया, जहां m नॉट इज इक्वल टू n हो वहां पर क्या होगा? आयताकार। उसके बाद बात करते हैं क्षैतिज। क्षैतिज क्या होता है? m इंटू n कोटि की, m इंटू n कोटि का अवयव, वह अवयव जिसमें m इंटू n क्षैतिज अवयव कहलाता है, जिसमें मान लो m ग्रेटर देन क्या है? n है, m ग्रेटर देन क्या है? n है, जिससे क्षैतिज अवयव कहते हैं। m इंटू n का मतलब क्या है? m इंटू n का मतलब है n की वैल्यू चाहे जितनी भी हो, वो n की वैल्यू से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। जैसे मान लो, इसका एग्जांपल थोड़ा सा सही से समझो कि जैसे मान लो m की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास? 3। दिस इज ट्रू। और जब ये ट्रू है तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्षैतिज अवयव। ऐसी अवयव जहां m बोले तो रो, m बोले तो रो और n बोले तो कॉलम, है ना। अब कॉलम हो गया। अब जैसे मान लो m की वैल्यू चाहे 1 है, तो यानी कि ट्रू है कंडीशन। तो जब कंडीशन ट्रू है तो यानी कि जो क्षैतिज अवयव है हमारी क्या है? ये क्षैतिज अवयव। अगर गलती से अगर ये ज्यादा हो गया तो ये क्षैतिज अवयव नहीं है ना। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्षैतिज अवयव जहां वैल्यू कम होगी रो की और कॉलम की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे कि ये वाला एग्जांपल में देखो, रो की वैल्यू कितनी है? 2 है, और कॉलम की कितनी है यहाँ पर? 3 है ना। इसी टाइप से इसे हम इस एग्जांपल को लेंगे जहां पर देखो यहाँ पर कितने रोज है? यहाँ पर 2 रोज है, R1 और R2, और कितने कॉलम्स है हमारे पास? 1 2 3 4, देयर आर 4 कॉलम्स। तो वी नोट डाउन दिस 2 into 4, यानी 2/4 की मैट्रिक्स है। कैसे पढ़ेंगे इसे? 2/4 की मैट्रिक्स है। ओके, देखो आप बात करते हैं हम लोग, टॉपिक इसी अवयव में ही है हमारे, और भी बहुत सारे अवयव देखने बाकी है। अभी सारे अवयव को बहुत अच्छे से देख ले और समझ ले। उधर अवयव क्या होता है? उधर अवयव है वर्टेक्स मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? m इंटू n की जो कोटि है वह अवयव का। अब देखो इसमें क्या है, पिछले बारे में हम लोग क्या देख रहे थे? m इस मतलब m का लेस देन था n से, यानी कि m की वैल्यू कम थी और ग्रेटर देन थी n की वैल्यू, बट यहाँ m की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत गौर से समझे कि जो m की वैल्यू है वो m की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। जब ज्यादा वैल्यू है तो यानी कि जैसे मान लो मेरे पास m की वैल्यू 1 होगी, 1, अब मान लो n की वैल्यू क्या होगी? मान लो मेरे पास 2 होगी, इसकी 1 होगी, तो यानी कि ये कंडीशन हमारी सही है, यानी कि 2 ज्यादा है 1 से, यानी कि 2 जो वैल्यू है हमारे पास ये वैल्यू कैसी है? ज्यादा है। अब ज्यादा होने का मतलब मान लो यहाँ पर हम लोग 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं कि वैल्यू हमारे पास ज्यादा है m की n से। यानी कि ध्यान से देखो एग्जांपल को, इस एग्जांपल में कितने रो है? 1 2 3, कितने रो है? R1 R2 R3, 3 रो है हमारे पास, है ना। अब तीनों जो रो है, कितने कॉलम्स है हमारे पास? कॉलम्स हमारे पास ओनली कितने हैं? सिर्फ 2 है, C1 और C2। तो कितने रो है हमारे पास? 1 2 3, तो 3 रो 2, यानी 3/2 की मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है? 3/2 की मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास। अब इसके बाद बात करते हैं पंक्ति अवयव की, जो कि पंक्ति सदिश है, यानी कि रो मैट्रिक्स एंड रो वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है? 1 into n, यानी कि एक तो आपके पास होनी चाहिए क्या? रो, और n कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कितने भी हो सकते हैं, 10 हो 5 हो, कितने भी। तो हम देखो कितना सीधा सीधा है एग्जांपल। इसमें कितने कॉलम्स है? 1 2 3
4 है ना, C1 C2 C3 C4 ऐसे हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। और दूसरी चीज क्या है, रो कितनी है हमारे पास, ओनली 1। तो एक रो होनी चाहिए और कितने कॉलम्स होने चाहिए, नंबर ऑफ, ज्यादातर। तो यानी कि पंक्ति आपकी क्या होती है, पंक्ति बोले तो क्या, पंक्ति बोले तो आपके कॉलम्स है ना। अब स्तंभ की बात करते हैं। स्तंभ देख लो जो m इंटू 1 यानी कि m रो है। अब जो रो है उसकी जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा, मतलब 1 के मल्टीपल है। तो 1 के मल्टीपल ऐसे मान लो अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, इसे कोई मैटर नहीं करता। बस अब देखो कॉलम कितने हैं यहाँ पर, केवल एक ही कॉलम है, लेकिन रो कितने यहाँ पर, 1 2 3 है। इसीलिए कितनी बार बना ये 3 बार। इसका अगर मान लो मेरे पास सपोज और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे 1 2 3 का, तो 1 और 3 का कैसे बनेगा, पहले 1 2 3, कितने रो है, 3 रो है। मैट्रिक्स कितनी है, पहले एक ही है केवल, क्योंकि कॉलम तो एक ही है। जब कॉलम एक ही है तो इंटू 1 है, कॉलम एक है तो इंटू 1 है। बात समझ में आ गई इस बात को। इसके बाद पॉइंट आप देखते हैं, वर्ग आव्यूह। क्या, वर्ग आव्यूह m इक्वल टू n, जो कि m रो है और n कॉलम है, जो कि आपस में दोनों क्या है, बराबर है। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। जैसे अगर 3 रो है तो 3 ही कॉलम होने चाहिए, 4 रो है तो 4 ही कॉलम होने चाहिए, 2 रो है तो 2 ही कॉलम होने चाहिए। तो पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सिंपल हो जाता है इसका कि R1 हो गया, या आपके पास R2 हो गया, या आपके साथ R3 हो गया। कॉलम्स कितने हो गए, C1 हो गया, कॉलम्स आपके C2 हो गया, देन कॉलम आपका C3। तो देयर आर नंबर ऑफ द रो एंड देयर आर नंबर ऑफ द कॉलम, यानी कि जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, देयर वो इक्वल हो। फॉर्म हमको लर्न करनी बेटा, फॉर्म। ध्यान में कभी भी अगर हमें फॉर्म लर्न है तो काफी सामान हमारे आसान हो जाएगा। मैंने इसमें सिर्फ फॉर्म ही दिखाया है कि जैसे अगर वर्ग आव्यूह की बात करें तो वर्ग आव्यूह जो है वो m इक्वल टू n होता है। क्या होता है, m इक्वल टू n, जो कि क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। ये बात समझ में आई कि जहां से m इंटू n, जैसे मान लो 3 रो थे और 3 ही कॉलम है, तो 3 इंटू 3। इसके बाद हम बात करते हैं एक विकर्ण आव्यूह की। किसकी, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण मतलब क्या होता है जानते हो, डायगोनल होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक कॉलम है, मतलब एक आपके पास रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल का डायगोनल मतलब ये वाला हिस्सा जो होता है उसे विकर्ण बोलते हैं, है ना, इस वाले हिस्से को विकर्ण। तो माइंड में इसे ध्यान रखना। एक्चुअली अभी अब तुम बोलो सर इसमें इसका क्या रोल है, इसका रोल है मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा रोल है। सपोज करो ये जो कॉलम्स है यहाँ पर कोई वैल्यूज हो सकती है, जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे हो, वर्ड से देखो ये चीज क्या वैल्यू आपको वैसी दिख रही होगी अप एंड डाउन में कि x एंड y एंड देन z, तीनों ही सीधी सीधी में, जैसे आपका विकर्ण में कि भाई जो इस साइड के होंगे वो वैल्यूज तो होंगे, लेकिन जो इसके अपर मोस्ट होंगे, जो इसके लोअर मोस्ट होंगे, दोनों यानी ऊपर और नीचे क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी। क्या होगी, 0 0। यानी कि जो वैल्यू है वो इसकी सारी नीचे, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन 0 0 होगी। अगर 3/3 की मैट्रिक्स हुई तो उसके ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन में 0 होगा। यदि इस वर्ग आव्यूह में, वर्ग आव्यूह कैसे बनता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी रेक्टेंगल की शेप से बनता है, जो कि मुख्य विकर्ण जिसके अतिरिक्त अवयव क्या है, शून्य है। अवयव क्या है इसके, शून्य है। अब जैसे मान लो अवयव शून्य है तो एक और भी चीज इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें चीज इंपॉर्टेंट कि जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, जैसे मान लो मेरे पास अदिश है। क्या है, अदिश आव्यूह। अच्छा ये आव्यूह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदिश आव्यूह ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, वैल्यूज देखो डिफरेंट है ना, इसके एग्जांपल में से यही डेफिनेशन इसकी भी होगी, बट क्या होगा जो इसकी वैल्यूज जैसे मान लो x एंड y एंड z, इसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। ये है विकर्ण आव्यूह। लेकिन अदिश क्या होता है, अदिश का मतलब क्या होता है, अदिश का मतलब ये होता है जिसकी दिशा नहीं होती है लेकिन उसका परिणाम होता है। तो परिणाम यानी कि कोई दिशा, परिणाम का मतलब है जब पता है कि भैया हमें जाना कहाँ है। अगर दिशा का मतलब क्या होता है, रास्ता नहीं पता लेकिन हमें जाना कहाँ है उसका एड्रेस जरूर पता है, रास्ता नहीं पता किस तरह से आते हैं, तो वो तो होते हैं अदिश। लेकिन हम यहाँ अदिश आव्यूह बोल रहे हैं, तो अदिश आव्यूह क्या है, इसका मैट्रिक्स क्या हो सकता है। इसका एग्जांपल देखो यहाँ पर आपको साफ साफ सब नजर में आ रहा होगा। मेरे पास देयर वाज नंबर ऑफ रो एंड देयर वाज नंबर ऑफ कॉलम में 3/3 की मैट्रिक्स में आप देख सकते हो कि देखो यहाँ साइड में सारे ए है ना, ए है कि नहीं है। तो यानी कि ऐसे मैट्रिक्स, ऐसे विकर्ण जहां पर क्या है कि जो मैट्रिक्स है, जो डायगोनल है, जो आपका विकर्ण है, वो सारी वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह। ऐसे आव्यूह जिसके विकर्ण क्या हो, सेम हो। ठीक है,
बस इसी बात में हम लोग याद रखते थे 8 पॉइंट्स। देखो अब बात करते हैं हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो मतलब त्रिभुजी है, आव्यूह में अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, क्या अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, और दूसरा टॉपिक क्या है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, यानी कि नीम त्रिभुजी आव्यूह। अब इस आव्यूह में सबसे बेसिकली ये देखना है कि जैसे वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण तो हमें पिछले टॉपिक में समझा दिया था, तो अब इसके नीचे के सभी अवयवों को अवयव शून्य हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं उप त्रिभुजीय आव्यूह। ऐसे आव्यूह जो n इंटू m की फॉर्म हो, n इंटू n की फॉर्म, यानी कि जैसे मान लो मेरे पास ये मान लो हमारे पास रोज एंड कॉलम्स है, मेरे पास 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ ध्यान से देखो उप का मतलब क्या है कि जो ऊपर की वैल्यू होगी उनको छोड़ करके नीचे वाली वैल्यूज क्या होंगी 0 होगी। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, क्या है ट्रायंगल शेप बन रहा है, देखो ध्यान से गौर से इसे थोड़ा जूम करके देखो कि आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये इस टाइप का पोर्शन में दिख रहा है, दिख रहा है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, अभी जो ट्रायंगल बढ़ रहा है वो ट्रायंगल किस फॉर्म में बन रहा है, और त्रिभुजीय आव्यूह, यानी कि अपर ट्रायंगल, मतलब ऊपर की वैल्यू छोड़ करके, ऊपर का एक वैल्यू पोर्शन छोड़ करके जिसमें एक ट्रायंगल शेप बन रहा हो, उसके नीचे वाली वैल्यूज क्या होंगी, जीरोज होंगी, क्या होंगी, जीरोज होंगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से समझ लो, और यही हमें मैट्रिक्स बनानी है कि हमें मतलब मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें माइंड में रखेगी, पेपर में आएगा कि ऐसे त्रिभुजीय आकार बनाओ, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में बनाओ, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि नीचे इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ऊपर का कुछ भी है उससे कोई मैटर नहीं करता, बस नीचे का वैल्यू क्या आना चाहिए 0। ऐसी सेम कंडीशन पे लोअर में क्या होगा, मतलब नीचे को छोड़ करके ऊपर वाले को, थोड़ा कंडीशन समझो कि लोअर मतलब नीचे वाले को छोड़ करके ऊपर वाली वैल्यूज को 0 बनाएंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा होगा, आपको बन रहा है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना बिल्कुल। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू जो है ऊपर की रह गई, ये वैल्यू ऊपर की रह गई, ये जबकि 2 बाई 2 की मैट्रिक्स थी, ये जबकि 3 बाई 3 की मैट्रिक्स थी, है कि नहीं। तो आपको माइंड में यही रखना है कि लोअर ट्रायंगल में इस कंडीशन में नीचे वाली वैल्यूज को नंबर्स रखना है, देन ऊपर वाली वैल्यूज क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। अच्छा अगर मान लो कभी इसके ज़्यादा भी आसान आ जाता है, वो अगर मान लीजिए शून्य आव्यूह कभी कभार आ जाता है, नल वेक्टर जिसे बोलते हैं हम लोग, तो उसमें जो शून्य बोले तो 0, यानी सारी जो मैट्रिक्स होगी क्या होगी 0 फॉर्मेट की होगी। तो कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शून्य आव्यूह निकालिए इसका, तो शून्य आव्यूह बोलते हैं, हमने पढ़ा नहीं, तो ये आपके कोर्स में ही है थोड़ा सा, तो कम केस में अचानक से टिक द राइट ऑप्शंस पे आ जाता है, तो इससे ज़्यादा तो यहाँ ध्यान है 0 0 सारे मैट्रिक्स 0 होंगी, वैल्यू 0 होंगी, वैल्यू 0 होंगी, बट जो वैल्यू 0 हो रही है उनके रोज एंड कॉलम्स देयर आर होंगे, जरूर होंगे वहाँ पर, ओके। देखो हमारा न्यूमेरिकल फर्स्ट है, वो भी हमारे आव्यूह में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें हमें क्या निकालना है, x और y के पदों में किन मानों के लिए आव्यूह का निम्नलिखित युग्म ज्ञात कीजिए। तो x और y की वैल्यू आती है, पेपर में अगर आ गया तो इस टाइप का सवाल, तो इसे थोड़ा गौर से देखना है कि जैसे मान लीजिए इसका रो 1 फर्स्ट है, ये रो 2 इसका सेकंड है, इसका रो फर्स्ट 1 है, दिस इज रो सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 2 है। अब देखो इसको थोड़ा सा जज कर लेता हूँ, मैं आपको थोड़ा जज करने वाला तरीका भी सिखा देता हूँ। ये पहला रो है और पहला कॉलम है, ये पहला रो है, ये दूसरा कॉलम है, इस टाइप से, ये पहला दूसरा रो है, पहला कॉलम है, ये दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है। अच्छा ये समझ जाओगे तो काफ़ी चीज़ें समझ जाओगे। पूछो कैसे, देखो ऐसे, जैसे मान लो ये पहला रो है हमारे पास, क्या है पहला रो है ना R1, और ये क्या है पहला इसका कॉलम है, तो ध्यान से देखो इसका पहला 1, इसका पहला 1 है ना, तो दोनों के पहले 1 है, यानी कि ये A11 है, क्या है A11 यानी A11 है ना। अब ध्यान से देखो इसके बाद इसी में ही C2 है, देखो ये रो तो एक ही है पहला वाला है ना, और दूसरा क्या है इसका कॉलम, तो दूसरा इसका कॉलम आ गया ये A12, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। इसको मतलब R2 है हमारे पास, तो ध्यान से देखो पहला कॉलम है इसका है ना, पहला कॉलम है, पीछे वाला हमेशा पीछे कॉलम लिखते हैं, और रो कितना है दूसरा, अब देखो रो दूसरा ही है लेकिन कॉलम कौन सा है दूसरा। समझ में आ गई बात। अगर मान लो A31 भी हो सकता है कि मतलब क्या R3 होगा और कॉलम 1 होगा है ना, ऐसे A32 हो सकता है, पहला तीसरा कॉलम होगा तीसरा नंबर का और दूसरा कॉलम होगा।
ऐसे ये मेजर करता है, ठीक है। अब देखो इसका ये वाला पोर्शन 0 के बराबर है, क्या मैं इसे 3x + 7 = 0 लिख सकता हूँ? तो 3x = मैं 7, अगर मैं इस चीज़ को वहाँ ले जाता हूँ तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? माइनस की, यानी कि x = -7/3। देखो x की वैल्यू ऐसे करके फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे y - 2 = 4, y दे रखा है, y - 2 = 5 दे रखा है, तो y = प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस प्लस का हो जाएगा, तो = 5 7 हो जाएगा, है ना। तो बस देखो x और y की वैल्यू बाहर निकल चुकी है। वेरी सिंपल। देखो आप प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, वो भी हमारे इसी अवयव की। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, पहले सॉल्व करने से पहले इस चीज़ को समझो कि ये चीज़ है क्या और ये आपको क्या दिख रही है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है ना। जब तक मतलब नहीं समझ में आएगा तब तक सवाल भी आप 10 से बस नहीं कर सकते। तो मतलब सबसे पहले समझ में आना चाहिए, इस बात को ध्यान रख लो अपने कान में अच्छे से। यानी कि मान लो ए हमारे पास, तुम्हें पता है ए है, अब बोलो सर ए का ये क्या लगा हुआ है? ए इज व्हाट? दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज दैट? कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उसका ट्रांसपोज करना। क्या? ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज करने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे मान लो मेरे पास ए का जो मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ए का ये मैट्रिक्स है। ए का मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? cos अल्फा माइनस, तो दूर लिख देते हैं हल्का सा, साइन अल्फा, है ना, साइन अल्फा और cos अल्फा। तो ध्यान से देखो ये ए है हमारे पास। आज जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि ट्रांसपोज मतलब ये होता है कि जो रो में लिखा हुआ है उसको कॉलम में कर देंगे, और जो रो में लिखा हुआ उसे क्या कर देंगे? कॉलम में। मतलब क्या है कि जैसे मान लो, ध्यान से गौर से देखना इसे, देखो ये दोनों है ना, ये cos तो ये रहेगा, इसको घुमाएंगे उठा करके ऐसे, तो ये cos अल्फा हो जाएगा यहाँ, और इसे घुमा के नीचे जाएंगे तो sin अल्फा हो जाएगा, है कि नहीं। अब जैसे नीचे वाला जो चीज़ है उसे उठा करके ऐसे रख देंगे, तो sin अल्फा तो cos अल्फा। क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हारे? बिल्कुल आई होगी। बहुत ईजी है। मतलब ये जो चीज़ है इसको ऐसे करके ऐसे करना, यानी कि जो रो में है उसको कॉलम में करना, और जो रो में है उसे कॉलम में करना। नीचे से ऊपर ले जाना, ऊपर से ये नीचे ले आना। अब देखो उसके बाद क्या है? a प्लस ए का मतलब क्या है कि a आपकी वैल्यू क्या है? a आपकी वैल्यू ये है, तो a आपकी वैल्यू है cos अल्फा साइन अल्फा, है ना, माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। उसके बाद देखो प्लस लगाना, क्या लेना? a डैश के क्या निकाले आपने बेटा? ये, तो cos अल्फा साइन अल्फा, है ना, साइन अल्फा और cos अल्फा। बात यहाँ तक क्लियर होगी सबको? अब देखो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, इस बात को भी हम जान लें कि मैट्रिक्स कैसे जुड़ता है। तो देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है ना बेटा, तो ये जो प्लस लगा हुआ है तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा सामने, मतलब इसका पहले का रो जैसे कि बात की थी हमने, और इसका भी r1 a11 और a11 इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 cos अल्फा, दोनों जुड़ गए, cos 2 cos। देखो एक माइनस का और ये सामने इधर प्लस का है, तो यानी माइनस प्लस से कट जाएगा, क्या आएगा? 0। वेरी इजी। यहाँ से भी सेम होगी, देखेंगे माइनस प्लस है तो 0, cos 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा। यहाँ तक बात पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आती है? बिल्कुल आ रही होगी। अब इसका मैं क्या करता हूँ, जो ये i है, i मतलब डिनोट कर रहा है कि जो मेरे पास मैट्रिक्स i है, वो जो मैट्रिक्स i है, i मतलब i नहीं i, तो जो मैट्रिक्स मेरे पास आ गया है उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है? इस वाले i पोजीशन में स्टोर हो रही है। तो यानी कि अब मैं अब देखो ये कितनी बाई कितनी की मैट्रिक्स है? ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। काउंट करो, मैं काउंट करना सीखो ना। ये R1 हो गया, ये आपके पास R2 हो गया, ये आपके पास कॉलम 1 हो गया, ये आपके पास कॉलम 2 हो गया। दैट्स इट, है ना। ये तो चीज़ है कि 2 रो हो गए और 2 कॉलम्स हो गए, है ना। वेरी सिंपल। अब 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो हमें 2 बाई 2 मैट्रिक्स का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 0 1 0 0 1। ओके, माइंड में याद कर लेना इस चीज़ को कि हमें यही सहारा देगा आने वाले कई सारे क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने के। अच्छा, प्रिटेंड करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। सबसे बेसिकली जैसे cos अल्फा है, इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 टाइम पे होगी, तो cos अल्फा 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, ये इसके बराबर है, 0 0 के बराबर है, 0 0 के इसके बराबर है, मतलब दोनों ही सेम है। एक ही क्वेश्चन निकाल दे तो दोनों ही क्वेश्चन सेम जैसा हो जाएगा। जैसे सपोज मान लो ये वाला भी ले लो क्वेश्चन, 2 cos अल्फा इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, पहले 2 उधर जाएगा, अब ये इनटू में, इनटू में कोई चीज़ यहाँ होती है तो उधर जाके क्या बन जाती है? डिवाइड बन जाती है।
cos 1/2 की वैल्यू क्या होती है? cos पाई बाई 3। रीडिंग में चेंज कर दिया मैंने इसका मान। अगर आपको याद हो मेरे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो मैंने कैसे रेडियंस को चेंज किया है और पाई बाई 3 का मतलब क्या है। पहले बात तो मैं मेरे को छोटा सा समझा भी देता हूँ, कोई बात नहीं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास cos 60 है, cos 60 का मान बताइए। आप बोलो सर पाई बाई 3 कैसे लिख दिया? बेटा जो cos 60 है ना, जो 60 है उसको हम लोग 60 कैसे लिख सकते हैं? 180/6 है ना, 180/6। अब जैसे 180 बटे मान लो 3, सॉरी 3 से कट जाएगा 69 पे, है ना। तो पाई 180 को क्या लिखते हैं? पाई और 3 का 3। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ें बना सकते हैं कि 60 को हम 180 लिखते हैं और उसमें 3 से कट जाएगा 69 और पाई को क्या लिखते हैं? 80 टाइम में और उसमें 3 टाइम्स। तो पाई बाई 3 आ गई। सेम वैल्यू, सेम कंडीशन ऑफ वैल्यू यहाँ पर भी आएगी। आपका cos अल्फा इक्वल टू cos पाई बाई 3, है ना। बस यही हमारा रास्ता और ये हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। पास ये कट गया तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3। जस्ट टू वैल्यूज आर सेम। ओके, दैट्स इट। देखो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा सवाल को अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये बेटा a इंटू बी निकालने का मेथड है और b इंटू ए निकालने का मेथड है। बेटा इसमें बहुत ज़्यादा ही कन्वेंशन होकर बहुत शांति से करना है क्योंकि ये का आसान अभी छोटे सवाल पे है, इसे हम बड़े सवाल पे भी दिखाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है और कॉम्प्लिकेट नहीं होता है, मतलब सिंपल वे होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रख के करना होता है। कहीं मिस्टेक हो गया तो क्या आंसर। सो प्लीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए बी है आपके पास। तो सबसे पहले आपको ए बी का मतलब क्या है कि ए इंटू हमें क्या निकालना है? बी। तो अब मैट्रिक्स में हम ए इंटू बी निकालना सीख रहे हैं कि ए इंटू बी निकलता कैसे है। बहुत आराम से देखना और समझने की कोशिश करना कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 5 3 4 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है हमारे पास, वेरी नाइस मैट्रिक्स। अब देखो इस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है? इनटू डॉट, हमारे पास बी का पोर्शन भी है 4 0 2 1 and 5, है ना। ये वाला मैट्रिक्स क्लियर है, बात को समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, हमने इसे उतारा है, अभी कुछ किया नहीं है। तो ध्यान से देखो, पहले हमें काउंट करना है कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है ये। तो चेक करो, ये 1 2 कितने रो है? 2। कितने कॉलम्स? 1 2 3 प्लस 3 कॉलम्स। क्लियर? ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर आपके पास 1 2 कॉलम्स है और कितने रो है? 3। तो ये तेरी 3 बाई 2 की मैट्रिक्स है। अब जब ये 3 बाई 2 की मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? 3 बाई 2 की मैट्रिक्स है ना। अब देखो इसके जो लास्ट वाला पोर्शन है, इसका जो लास्ट वाला पोर्शन है सेम इसके भी लास्ट वाले पोर्शन के साथ कन्वर्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसका रो और इसका कॉलम, ध्यान रहे यहाँ से अगर रो ले रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा? कॉलम। अगर यहाँ से अगर हम कॉलम लें तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा हमें? रो। इस बात का हमें ध्यान रहे। तो यहाँ से हम रो ले रहे हैं और यहाँ से हम कॉलम ले रहे हैं, तो पहले रो लिया करो जिससे कि हमें चीज़ें आसान हो जाए। इक्विवेलेंट को माइंड भी फिक्स हो कि हम पहले a इंटू बी फंक्शन कर रहे हैं, तो a इंटू बी हम जब निकाल रहे होते हैं मैट्रिक्स को तो हम पहले रो और कॉलम्स को लेते हैं। तो गौर से देखिएगा, इसके पहले वाले के साथ इसके पहले वाले की मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई 4। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई यहाँ से। फिर इसके बाद दूसरे मैट्रिक्स का दूसरे वाले के साथ, मतलब एक बार एक के साथ, दूसरा दूसरे के साथ प्लस लगाकर 2 इंटू, बात यहाँ तक समझ में आ गई। तीसरे का तीसरे के साथ प्लस 5 इंटू 1, यहाँ तक बात समझ में आ रही है हमारे? वेरी नाइस। सेम ऐसी इसका हमें इसके साथ भी करना है, यानी कि अगले वाले स्टेप पे। अगले स्टेप पे जैसे गैप होता ना, जैसे ये गैप है, इस गैप के बाद ये नंबर है, गैप के बाद ये नंबर है, ऐसे ये भी गैप होगा, गैप के बाद ये नंबर आएगा। 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। देखो ध्यान से, दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करेंगे हम लोग, प्लस 5 मल्टीप्लिकेशन 5। यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखो, अब मुझे यहाँ पर 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनानी थी, मैं 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनाऊँ, फिर इसका रो इसका कॉलम, मतलब एक बार इसको सॉल्व कर लिया ऊपर वाले क्वेश्चन को। अब नीचे वाले को 3 4 सा यानी कि 3 इंटू 4 प्लस यानी 4 इंटू यहाँ पर लिख लीजिए 4 इंटू 2 प्लस, है ना, 6 इंटू 1, है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर इसके साथ करेंगे 3 इंटू 0 एंड देन 4 इक्वल, ध्यान से देखते रहोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। 3 की हमने 0 में की, फिर 3 की हम 1 में करेंगे 4 में, तो 4 इंटू 1
प्लस एंड देन 6 इंटू 5। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? 3। तो देखो इसमें आप कैसे सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, है ना, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6। तो डीपी समझा रहा हूँ बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का इसका बड़ा तौर पे भी आ सकता है, 3/3 की मैट्रिक्स 4/3 की 2/3 की भी आ सकती है, तो इसलिए बड़े तौर पे आराम से करना है सॉल्व को। अब 1 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 यानी 2 1 जा 2, 5 5 जा 25, है ना, ऑलमोस्ट इज डन। लाइक 3 इंटू 0 0 एंड 4 1 जा 4 एंड 6 5 जा 30। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए। अब देखो इस मैट्रिक्स को मैं और कैसे 4 4 8 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास? तो हमारे पास 8 और 5 बोले तो 30, है ना। उसके बाद 25 और 2 27 हो जाएगा, और 20 20 20 के बाद आ जाओगे आपके पास 26, है ना, 12 और 8 20 एंड देन 6 4 और 3 आपके आ जाएंगे 34, है ना। देखो आपकी मैट्रिक्स आ गई, ओके मैट्रिक्स आ गई आपकी, है ना। ऐसे ही इस मैट्रिक्स को सेम पोजीशन पे हमें बी और ए पोजीशन पे निकालना है। किस पे निकालना है? बी और ए पर। तो बी और ए निकालने के लिए हमारे पास मेथड यही रहेंगे, सॉल्यूशन भी ये रहेगा, बट ये तरीका जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो कन्वेंशनली थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो कि हम देखेंगे। अब देखो इस मेथड से, जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन को उतार रहा हूँ मैं यहाँ पर 1 3 2 4 5 6। अच्छा एक मिनट, पहले बी है तो पहले हम बी क्वेश्चन को उतारेंगे। बी क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 4 1 4 2 1 then 0 then 1 then 5, then इसके बाद आप इसके बाद इसको उतार सकते हो 1 2 5 3 4 6 1 2 5 3 4 6। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो सॉल्व करें। इस मैंने क्या बोला? पहले का रो दूसरे का कॉलम, यानी कि 4 1 जा 4, है ना, 4 1 जा 4, है ना। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा याद देख लेते हैं एक बार। अब ध्यान से देखना बहुत ही आराम से। 4 1 जा 4, देन उसके बाद 1 0 की मल्टीप्लाई 3 में, यानी फर्स्ट का फर्स्ट से देन सेकंड का सेकंड से, ये चीज़ है। तो प्लस 3 इंटू 0 कर लो, हो गया यहाँ तक। अब इसी का ही एक बार इसके साथ करो, यानी कि 4 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, देन अगला वाला। ये जैसे स्टेप बढ़ रहा है ना बेटा, ऐसे स्टेप को आगे बढ़ाना है। अब देखो अगला वाला स्टेप क्या है? 5 इंटू 6, यानी कि 4 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 6। यहाँ तक क्लियर है? प्लस लगाना मत भूलना, इस बात का ध्यान रखना। 3 दो थे, तीनों कर लिए हमने। फिर सेकंड आपका 2 इंटू 1 का, तो 2 इंटू यहाँ पर आपके पास 1 है, ठीक है, तो ये 1 का ध्यान रखें, साफ साफ लिख देते हैं जैसे समझ में आया आपको। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद सेकेंड ऑफ, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस उसके बाद ये आपके पास देखो 1 और 4, यानी कि 1 इंटू 4। ध्यान से आप रखते रहोगे तो अपने आप समझ में आएगा। 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6, है ना। देन यहाँ पर आपको नीचे आ गए 1। अब वापस तीनों का सेम आप इसमें भी करोगे, जैसे ये है ना, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, सेम तीनों टाइप से करोगे आप। 1 1 जा 1, देन प्लस 5 3, देन 1 2, देन 5 4, then 1 5, then 5 6, ओके। देन हम लोग आगे इसको सॉल्व देखते हैं। इसका सॉल्व कितना आया हमारे पास, है ना, वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं। तो 4, अब देखो डायरेक्ट ही करते हैं थोड़ा। 4 1 जा 4, ये तो 0 हो जाएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट 4 आ जाएगा, है ना। 4 2 जा 8, डायरेक्ट 8 आ जाएगा, ये क्वेश्चन तो 0 हो जाएगा हमारे पास, ये 0, ये भी 0। 4 5 से 20, है ना। अब यहाँ देखो 2 1 जा 2 2 और 3 1 जा 3, 2 और 3 कितने हो गए? 5 टोटल। 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, टोटल कितने हो गए? 8। 5 2 जा 10 और 6 1 जा 6, तो 10 और 6 16। 1 1 जा 1, 5 3 जा 15 और 15 और 1 16, है ना। 2 1 जा 2 और 5 4 जा 20, 2 और 20 22 हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 30 और 35 कितने हो जाएंगे? 30 25 हो जाएंगे, सिंपल। तो देखो क्या ये वैल्यूज़ मैच कर रही हैं?
देयर इज नॉट ऑप्शन, देयर इज नॉट ऑप्शन मतलब ये दोनों वैल्यूज आपके मैच नहीं कर रही थी, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दोनों वैल्यूज आपकी मैच नहीं कर रही। हमें यहाँ सबसे पहले ये सीखना था इनटू कैसे किया जाता है। तो मैट्रिक्स में हमने इनटू करना सीख लिया है, अगर वो इक्वल आती है तो देयर वाज इक्वल नहीं आती है तो वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि पेपर में ये बहुत ज़्यादा आता है। व्युत्पन्न प्राप्त कीजिए, वैल्यू निकालिए, इसका ट्रांसपोज करके वैल्यू निकालिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बेटा। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये सवाल हमारा आपके सवाल भी होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग इसको बता देते हैं कि सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है। ए की वैल्यू तो आपके पास डिफाइंड है ही है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें क्या लगाना है, ए इंटू ए इज वॉट आई, आइडेंटिटी निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी कैसे निकालनी है इस बात को हमें समझना है। जैसे मान लीजिए इसकी आइडेंटिटी ये कितने बाई कितनी की मैट्रिक्स है, सबसे पहले ये देख ले 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या आ जाएगी 3 बाई 3 की, यानी 1 0 1। कैसे लिखेंगे इसे, 0 साइड से इंसर्ट करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी अगर 3 बाई 3 की है, ये 2 बाई 3 की है, तो उससे साइड साइड में 1 होगा, बाकी ऊपर जीरोस और नीचे 0 होंगे। इसका करते हैं अपने माइंड में याद कि ये आइडेंटिटी इस तरह से निकलती है। अब ए की वैल्यूज कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यूज यहाँ पर आपके पास 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू आपको निकालनी है कि कैसे वैल्यू आपका निकल सकता है। ठीक है, अब वैल्यू निकालने के लिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जो ट्रांसपोज है, इस वाले वैल्यू को मैं इधर भेज दूँगा। क्या भेज दूँगा, इधर ए इनवर्स करके। ऐसे क्यों भेजता हूँ मैं, अगर कोई भी चीज़ यहाँ है वहाँ जाती है तो बटे में बन जाती है, यानी अपॉन में पावर में। जैसे मान लो 1/a लिखा हुआ है, तो इस 1/a को मैं क्या कर सकता हूँ, उसे ए इनवर्स ले सकता हूँ। ऐसे इनवर्स से इनवर्स करते हैं, जो कि ऊपर ले जाने से बन जाती है। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि अब इस सवाल को क्या करना है, यहाँ वैल्यू हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो दिख रहा है ना, ये चीज़ यहाँ आ जाए। कुछ ऐसा करना है कि ये चीज़ जो है यहाँ आ जाए। इसी को ही हम लोग मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा दिमाग और एथिक लगेगा। कैसे लगेगा वो हम देखते हैं यहाँ सवाल में, है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब इस चीज़ को हमें क्या करना होता है, पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर के यहीं आते हैं, 8 नंबर का भी पेपर में आ जाता है। तो ध्यान से देखो, पहले मैं एक थिंक कर रहा हूँ कि इसका जो रो है R1 वो चेंज हो जाएगा R2 से, है ना। जो इसका पहला रो है इसे सिस्टम कहते हैं कि पहले हम लोग सिस्टम को ऐसा करेंगे जैसे कि सिस्टम से जो आंसर है वो बहुत जल्दी हमें रिकॉर्ड मिल जाए। ये हमारे खुद की थिंक में होगा कि कैसे इस चीज़ को किया जाए। तो मैंने ऐसा सोचा कि यार अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ 1 2 3 को, और 0 1 2 को नीचे रखता हूँ, और 3 1 1, ये क्या कर रहा है, इंटरचेंज किया। देखो बस इसका ध्यान रखना कि ये R1 है, रो 1 है, या ध्यान रखना R2 है, ये R3 है। मैं सारे रो से सॉल्व कर दूँगा कैसे। अब देखो, अब अगर आप इसको भी चेंज करोगे ना, साथ के साथ ये भी चेंज होगा, जिसके वजह से इसका चेंज होना कोई दिक्कत नहीं। हमें इसको ऐसा चेंज करना है कि ये वैल्यू कुछ ऐसे दिख जाए। तो यानी कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे 1 0 0 0 1 0। अब देखो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख नहीं देना, ध्यान से देखो 0 1 0 1 0 0, और नीचे वाला तो नीचे ही रहेगा क्योंकि हमने इसको कुछ तो चेंज वगैरह किया नहीं है ना, नहीं किया ना हमने चेंज, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि यार नीचे हमारे क्या मिल जाए, जीरोस मिल जाए, और ऊपर की वैल्यूज हमारे कुछ अलग आ जाए, है ना। तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि कैसे भी करके मेरी यहाँ वैल्यू 0 आ जाए। तो देखो ये R3 है, क्योंकि देखो ध्यान से देखो हमें ये चीज़ बनानी है, तो यानी कि ये दोनों चीज़ क्या होनी चाहिए हमारे पास, 0। ये सिर्फ नंबर रहना चाहिए 1, बाकी इन दोनों को कैसे भी करके 0 बनानी होती है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ ऐसी मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, जैसे मेथड लगा दे, मैंने R3 हो गया, R3 की जो वैल्यू है वो मैंने R3 से, यानी R1 जो है मेरे पास, उसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ R1 में कि भैया मेरे कट जाए। इससे मान लो अगर मैं 3 से करता हूँ, 3R1 3 2 6 3 3 9, ये तो होगा हमारा क्वेश्चन। तो लेकिन हमारे पहला वाला वैल्यू में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0। क्या मिल जाएगा, एक। देखो अब जैसे मान लो मैंने R1 कर लिया, जब R1 किया मैंने, ध्यान से देखिए ये 3R1 है, 3R1 की वैल्यू थी है हमारे पास, तो 3R1 का मतलब है कुछ इसमें नहीं चेंज होगा, बस यहाँ इस फॉर्मूले के हिसाब से, ये फॉर्मूला हमने अपने मन से रखा है,
कभी बच्चे कंफ्यूज सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे आ रहा है, कैसे बना है, ये हमें अपने मन से सजेशन करना पड़ता है कि कैसे भी करके इन ऐसा सिस्टम बनाना होता है, इस टाइप का सिस्टम बनाना होता है कि ये जो सिस्टम है वो इनको चेंज करके इस वाले चीज़ को यहाँ लाना है घसीट कर। कैसे जैसे देखो नीचे जीरो आ रहा है, मैंने इसको जीरो बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। भाई एक काम करो, तुम R3 है मेरे पास, पहले अब देखो हम किसको चेंज कर रहे हैं, जिसको चेंज कर रहे होते हैं उसको यहीं रखते हैं। मतलब जिसको चेंज कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं सिर्फ नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, नीचे वाले को, तो नीचे वाले के क्वेश्चन को ही हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे। तो ध्यान से देखो ये R3 है हमारे पास, अब ये जो R3 है ये लाइन है पूरी रो हमारी। अब इस R3 में मैं क्या करना चाहता हूँ, 3R1 करना चाहता हूँ। तो यहाँ 3 1 से 3, 3 में से 3 गया तो 0 मिल गया। अब 3 2 से क्या हो जाएगा 6, 3 2 से क्या हो जाएगा 6। अब 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 है, तो माइनस के 5 बचेगा। अब देखो यहाँ पर R3 क्या है 1 है, यहाँ 1 है। अब देखो यहाँ से 3 R 3 3 जा 9, तो 9 में से 1 गया तो माइनस का 8। तो देखो यहाँ ध्यान से वैल्यू आपकी ये आ गया। अब तुम्हें सेम कंडीशन इस पे भी अप्लाई करना है, साथ के साथ क्या करना है, सेम अप्लाई करना है। अब सेम अप्लाई करेंगे तो अब देखो कैसे आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी पहले शुरू के तो दोनों को ऐसे ही उतार लो, क्योंकि हम रिजल्ट किसका, ये रिजल्ट होता है बेटा। R3 क्या है, रिजल्ट है, जिसका रिजल्ट बनाते हैं उसको ही केवल छेड़ते हैं और किसी को नहीं। जैसे R3 0 है, अच्छा R3 R2 भी 0 है तो सब 0 हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ आते हैं R3 0 है लेकिन 3R1 यहाँ -3 हो जाएगा। ध्यान से देखो 1 है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 है लेकिन यहाँ 0 है तो यहाँ 1 ही आ जाएगा सब। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट करेंगे कि R1 क्या करेंगे, R1 में से R2 घटा देंगे और R3 में से R3 + 5R2 घटा देंगे। मतलब अब रिजल्ट हम किस में बनाएंगे, R1 और R3 में, R1 और R3 में। तो देखो R1 और R3 को देखो अच्छे से कि R1 और R3 में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ देखो R1 में से R2 घटाएंगे, क्या घटाएंगे R1 में से R2। देखो R1 तो हमारे पास ये है और इसी में से हमें किसी घटाना 2R2, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो 2 तो 0 हो जाएगा क्योंकि पहला 0 है। R1 क्या है, इसमें 1 है तो 1 आ जाएगा केवल यहाँ पर सिंपल। ऐसे इसमें करेंगे तो देखो 2 में से 2 गया तो 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है 0। यहाँ से देखो यहाँ 0 चाहिए होता है, हमें 0 मिल गया। फिर 3 की ओर जाओ तो मेरे यहाँ पर 2 2 जा 4 और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, है ना। यहाँ पर 2 2 जा 4 और 4 में से 3 गया तो -1 बचेगा। अब देखो R3 मतलब R2 को नहीं छिड़ा हमने, R2 ऐसे ही ऐसे रहा। R3 में देखो मैंने यहाँ पर 0 तो पहले से ही है, 0 है 5R2 यानी 0 है 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो 5R2 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन से यहाँ 0 मिल गए नीचे तक बिल्कुल। यहाँ आ जाओ, अब देखो R2 5 2 10, 10 में से 8 गया तो कितना बचेंगे 2 बचेंगे। सेम ऐसे ही हम लोग इस चीज़ को भी करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को भी करेंगे। तो यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद देखिए मैंने ऐसे पता कर दिया सॉल्व जल्दी से, आप भी जल्दी से कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। अब देखो मैंने ये वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ कि भैया R3 में से 2 घटा रहा हूँ। क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से देखो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए। अगर यहाँ 1 चाहिए तो मेरे को कैसे भी करके यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दूँगा तो 1 आ जाएगा। सिर्फ R3 को चेंज कर रहा हूँ तो देखो 1 0 -1 0 1 2 उसके बाद 0 0 1 आ गया। अब ध्यान से देखो मेरे पास यहाँ आया 1 आ गया मेरे पास, जहाँ यहाँ 1 चाहिए था, लेकिन बस इन दोनों पार्ट आ रहा है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो बाकी ये जो चीज़ है इनको भी सेम इसके साथ भी करेंगे, ये तो ऊपर वाले के साथ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऊपर वाले की कोई गाइडलाइन नहीं दी। हमें गाइडलाइन किसकी दी है, हमने R3 की गाइडलाइन दी है। तो R3 पे ही हम चेंज कर सकते हैं, 5/2 -3/2 और 1/2। ठीक है, 3। देखो इसके सॉल्व करने के बाद हमने जस्ट हम ऐसे इसी चीज़ को देख रहे हैं कि हमने कैसे भी 0 बनाने थे। तो मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया कि R1 और प्लस R3 R2 R3 और R3 का फॉर्मूला लगा दिया। इसके फॉर्मूला लगाने के बाद बस कैलकुलेशन ही करनी है आपको कि इसमें कैलकुलेट करके ये चीज़ हमने फिक्स कर लिया। उसके बाद यही जो चीज़ हमारी आ गई ना, अभी देखो ये चीज़ हमारी यहाँ पर हमें निकालना था, यहाँ से हम लोग यहाँ तक का सफ़र पूरा कर लिया। और जब ये सफ़र पूरा हो जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन होगा हमारे पास इनवर्स के बाद का, वही हमारा क्या होगा, इसका ए इनवर्स का आंसर होगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना जाए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन है जो मैंने यहाँ पर थोड़े अच्छी तरीके से आपको समझा दी कि कैसे R1 R2 को लेकर सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारा आखिरी न्यूमेरिकल था इस मैट्रिक्स का।